गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9th विषय सामाजिक और चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ने जा रहे हैं। और अब तक हमने पढ़ा कि रूस में समाजवाद जो कि 1914 में रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था, जो कि इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। ठीक है। और रूसी क्रांति में देखा गया कि 1917 में राजशाही का पतन हुआ और अक्टूबर की जो जितनी भी घटनाएं हुई रूस में वो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाने लगी। और यूरोप में जब समाजवाद आया तो इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने 1751 से लेकर 1858 तक इंडियाना यानी कि अमेरिका में एक नया समन्वय नाम दिया, जिसे हम कोऑपरेटिव समूह के नाम से जानते हैं। और कोऑपरेटिव समूह एक ऐसा समूह था जो कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने लगी। ये फ्रांस में लुई ब्लॉन्क ने आगे बढ़ाया कोऑपरेटिव समूह को। और समाजवाद के लिए समर्थन कई पार्टियों ने किया, जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि SPD नए संगठन के साथ गहरे रिश्ते थे। और उसके बाद 1905 में ब्रिटेन की समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से भी अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। तो इस प्रकार समाजवाद ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। और अर्थव्यवस्था में समाजवाद किस प्रकार कामयाब रहा और किस प्रकार उन्होंने यूरोप में अपने पैर जमाए। अब देखिए, कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। ठीक है ना। और रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बने और वे क्रांति का नेतृत्व करें और एक समाजवादी देश बन जाए। 19वीं सदी के आखिर तक ग्रामीण इलाकों में भी समाजवादी सक्रिय हो गए थे और समाजवादी क्रांतिकारी ग्रामीणों ने एक पार्टी बनाई थी। अब देखिए, उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति, किस प्रकार इन्होंने उथल पुथल हुआ और किस प्रकार राजशाही का पतन हुआ वो देखते हैं। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस कैसा राजशाही शासन था? निरंकुश। निरंकुश मतलब जो राजा ने कहा है वो सही है, राजा ने किया वो सही है, सारी चीज़ें राजा के नियंत्रण में रहती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। 1904 में कीमतों की वृद्धि से वास्तविक वेतन में 20% तक गिरावट आ गई थी। ठीक है। और मजदूर संगठनों में भी सदस्यता बढ़ गई थी। मजदूर ने भी संगठनों में सदस्य बढ़ाई। निरंकुश राजशाही अर्थात राजा का बिना रोक टोक शासन करना। ठीक है ना। जदीदी अर्थात रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे। कौन थे? जदीदी। ठीक है ना।
वास्तविक वेतन क्या होता है? वास्तविक वेतन यानी कि यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है। ठीक है। तो अब 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था, क्योंकि जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन से 20%। 1904 का साल बुरा था। क्यों? क्योंकि वास्तविक जो कीमतें थी क्योंकि जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी, इसलिए 20% तक की गिरावट आ गई थी। अब देखिए, वास्तविक वेतन से जरूरी चीज़ों की चीज़ें कितनी आ सकती है। ठीक है। अब मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 11,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि, कार्यस्थिति में सुधार की मांग की गई और हड़तालें की जाने लगी। इसी दौरान विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार सभी वर्ग के लोग हड़तालें करने लगे। ठीक है। और वो अपने कार्य भी नहीं करते थे। तो देखा गया कि अब देखिए, मजदूरों की कार्यस्थिति में सुधार की मांग के साथ मजदूरों ने हड़ताल कर दी। पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी और 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए। इतिहास में एक खूनी रविवार के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? खूनी रविवार के नाम से जाना जाने लगा। तो फिर इसमें 300 लोग घायल हो गए थे। कितने लोग? 300 लोग। अब कहा जाए कि खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार ये था कि मजदूरों की कार्यस्थिति के सुधार के लिए मजदूरों ने हड़तालें कर दी, अपने कार्य समय की पाल को कम करने के लिए कहा, तो पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी, जिससे 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। और ये रविवार के दिन हुआ, तो इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाने लगा। अब देखिए 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता यानी कि संसद या ड्यूमा, संसद को क्या कहते हैं? संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी थी। संसद को रूस में क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूस में संसद को ड्यूमा
कहते हैं। ठीक है ना। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। यूरोप के दो गठबंधन थे, विश्व युद्ध छिड़ गया वो। और विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। ये जीके के लिए इम्पोर्टेंट है, जीके पढ़ते रहना चाहिए, जो कि आगे जाके भी काम आएगा। अब पहला खेमा कौन सा था? एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जो कि केंद्रीय शक्तियां थी। ठीक है ना। पहले विश्व युद्ध दो यूरोपीय गठबंधनों में हुआ, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। तुर्की जो कि केंद्रीय शक्ति के रूप में कार्य कर रहे थे। उसके बाद देखा जाए तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस और इटली भी था, लेकिन इटली बाद में जुड़ा। इटली और रोमानिया शामिल हो गए, वो बाद में जुड़े थे। तो पता चला आपको 1914 में प्रथम विश्व युद्ध पहला खेमा था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में जुड़े इटली और रोमानिया। ठीक है। यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। क्या थे? विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। इसलिए यूरोप के साथ साथ ये यूरोप अंदर और बाहर, यूरोप के बाहर भी फैल गया था। ठीक है। इस युद्ध को शुरू से रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूदा मुख्य पार्टी को सलाह देना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। तो 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय मिली, पराजय का सामना करना पड़ा। तो जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, बढ़ने लगी। और जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया। प्रश्न आएगा कि किसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया? ठीक है ना। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन था। अब सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन था और जारीना जो है, जारीना जो कि जार की पत्नी यानी कि महारानी थी। ठीक है। और अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल के होने के कारण इनके जो सलाहकार थे वो घटिया थे। खास तौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को एक अलोकप्रिय बना दिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पूर्वी मोर्चा व पश्चिमी मोर्चा, इनकी लड़ाइयाँ
भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस प्रकार 1914 से 16 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेना को भारी पराजय झेलनी पड़ी और 1917 तक 1917 तक 70 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है ना। और इसमें फसलें बर्बाद हो गई, इमारतों को नष्ट कर डाला, दुश्मनों की सेना यहाँ न टिक सकी और रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। और इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया था और सिपाही भी युद्ध में से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। इस युद्ध से उद्योगों पर भारी या बुरा असर हुआ। 1916 तक रेलवे लाइनें टूट गई थी, देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, रोटी आटे की किल्लत भी पैदा हो गई थी। क्योंकि देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी और ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वाले रोटी और आटे की किल्लत हो गई, क्योंकि 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे थे। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। सेना ने क्रांतिकारियों को समर्थन करके जार की सत्ता ढहा दी थी। अब देखिए पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रख कर ही शहर की बनावट की गई थी। ठीक है ना। अब पेट्रोग्राद में एक भिन्नता दिखाई देती थी, जिसमें यह था कि वीआईपी पर्सन के एक तरफ और मजदूर वर्ग को एक तरफ कर दिया गया था। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी, कौन सी नदी? नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं के किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। ड्यूमा की बैठकें जिस महल में होती थी वह भी उसी इलाके में था। ड्यूमा का मतलब संसद है ना, रूस में संसद को ड्यूमा कहते हैं, मैंने बताया भी है। तो 1917 में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी, जो कि फरवरी में मजदूरों के इलाके खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी, भीषण कोहरा, बर्फबारी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकारें बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसमें देखा गया कि उस समय भीषण कोहरा, बर्फबारी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे
कि सरकार बची रहे और ड्यूमा को भंग कर दिया जाए। तो फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई और 20 फरवरी को दाएं तट पर स्थिति एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। पर स्थित एक फैक्ट्री पर तालाबंदी कर दी गई। अगले दिन क्या हुआ कि इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़तालें कर दी और समर्थन में 50 फैक्ट्रियों ने भी 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। थी। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतों ने किया। कुछ नेतृत्व औरतों ने किया। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। बाद में इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्पी प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रियासती इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी इधर उधर चले गए। 24 और 25 तारीख को वो फिर इकट्ठे हुए और सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया था। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। कब? 25 फरवरी को। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाईं तरफ इकट्ठा हो गए थे। सिपाही और मजदूर एक सोवियत जिसको परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में इकट्ठा हुए जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। एक सोवियत क्या होता है? सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को कहते हैं। इसको सोवियत को अपन परिषद कहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगे। असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम रखने के लिए फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्से सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी थी। दूसरी रेजिमेंट में भी बगावत हो गई। तो इस प्रकार सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद गठन के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहाँ ड्यूमा की बैठकें हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद साहित्य का जन्म हुआ।
फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। 1917 की अक्टूबर क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। इस प्रकार अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने सलाह दी कि राजगद्दी छोड़ दें। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना दी थी। जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद के हाथ में था। अब देखिए फरवरी के बाद क्या हुआ कि इसमें देखिए महिलाओं ने भी भाग लिया। महिलाएं कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। ठीक है ना। इसमें महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टी बांध दी थी। मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिला ने काम रोक दिया था। अब देखिए अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सभी जगह सोवियतें बना ली थी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर, क्या नाम था, व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए थे और 1914 के युद्ध का विरोध भी किया था। व्लादिमीर लेनिन और हमेशा से 1914 की प्रथम युद्ध का विरोध करते थे, क्योंकि लेनिन चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो, सारी जमीनें किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ढंग से आपको सुनना है, समझना है और इससे आगे और अपन पढ़ेंगे। और इसमें से जो प्रश्न बने उनको ढंग से सुनना, समझना और उनके आंसर देना है। डेट लगानी है और चैप्टर का नाम लिखना है। थैंक यू।